हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्टडी IQ-IAS हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। ग्वादर पोर्ट पर हुए आतंकवादी हमले के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस पर हमला कर दिया। यह खबर आपको पता ही होगी। यह नेवल बेस बलूचिस्तान में ही है और यहां भी हमले की मुख्य वजह चीन का निवेश और पाकिस्तानी सरकार का चीन के पालने में झूला झूलना बताया जा रहा है। पिछले 7 दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दूसरी दफे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया। इसके पहले ग्वादर पोर्ट के बहुत करीब एक एरिया को BLA ने पिछले हफ्ते ही निशाना बनाया था और एक जबरदस्त हमले को अंजाम दिया था। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर ग्वादर पोर्ट को देख लीजिए। आपने पहले भी ग्वादर पोर्ट का नाम जरूर सुना ही होगा। यह पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। आयरनी ऑफ द स्टोरी यह है कि दुनिया भर में आतंकवाद के शुद्ध खालिस माल को एक्सपोर्ट करने वाले और खुद को पाक साफ बताने वाले देश पाकिस्तान में खुद आतंकवादी हमले हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जाने जा रही हैं। नेवल बेस हमले की तरह ही ग्वादर पोर्ट के पास हमले की जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के एक धड़े मजीद ब्रिगेड ने ली थी और ग्वादर में 25 सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया था। इन 2 हमलों से पहले अतीत में अगर झांक लें तो जुलाई 2000 में BLA ने क्वेटा में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली। मई 2003 में BLA ने एक के बाद एक कई हमले किए। साल 2004 में BLA ने पाकिस्तानी सरकार की मेगा डेवलपमेंट परियोजनाओं में शामिल चीनी विदेशी मजदूरों पर हमला किया। नवंबर 2018 में भी BLA ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने का प्रयास किया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। कुल मिलाकर पिछले 35 सालों में ऐसे हमलों के अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें कई जानें गईं और जिनकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। देखिए, जिम्मेदारी एक बड़ा शब्द है। जब भी कभी ऐसे हमले की जिम्मेदारी ली जाती है तो इसका कोई ना कोई मोटिव होता है। तो सवाल यही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में लोगों की जान लेकर क्या साबित करना चाहती है? क्या इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है या इनके हमले की वजह अतीत में हुए किसी एक्शन का रिएक्शन है? आखिर कुछ लोगों का समूह बलूचिस्तान को आज़ाद क्यों कराना चाहता है? अतीत में बलूचिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह आज पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम स्टेट, एक नासूर बन गया है? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को और इनसे जुड़े चीनी लोगों को ही निशाना क्यों बनाती है? ग्वादर पोर्ट में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण बलूच लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी है? इसे समझने के लिए आपको बलूचिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में जानना होगा। देखिए, पाकिस्तान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा को राज्य मानता है। हम क्या मानते हैं आपको पता है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। हंसी की बात यह है कि कटोरा अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा और आज़ाद कश्मीर को अपना राज्य बताता है। खैर, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है और दुर्भाग्य से बड़े चिकित्सा शास्त्र में इस रोग का यानी गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। पागलपन का तो इलाज फिर भी संभव है, लेकिन गलतफहमी का नहीं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सभी राज्यों में से बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पाकिस्तानी प्रांत है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों की तुलना में इसकी आबादी बहुत कम है। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। साथ ही बलूचिस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरूज और हेलमंड समेत कुछ इलाकों से मिलकर बना है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के हिस्से में पड़ने वाला बलूचिस्तान प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। यहाँ गैस, कोयला और तांबे के बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन इतने संसाधनों के बावजूद ये पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। अब इसी गरीब प्रांत में बना है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का एक बहुत ही खास रणनीतिक महत्व वाला बंदरगाह है। इसकी लोकेशन को ठीक से देखिए। ये बंदरगाह अरब सागर में स्थित है और ईरानी सीमा से लगभग 120 किलोमीटर तथा ओमान से करीब 380 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इसके साथ ही यह फारस की खाड़ी के प्रमुख ऑयल शिपिंग लेन के पास है। इसकी अरब सागर में इंपॉर्टेंट स्थिति के साथ साथ इसके आसपास का क्षेत्र दुनिया के लगभग 2/3 ऑयल रिजर्व का घर है।
इस पोर्ट की खास बात यह भी है कि यह लैंडलॉक्ड और हाइड्रोकार्बन से समृद्ध मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी सबसे पास का बंदरगाह है। कुल मिलाकर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन एक फैक्ट और है, यह भारत से भी बहुत नजदीक है। भारत के संदर्भ में इसकी खास स्थिति ने ही इसे चीन की आंखों का तारा बना दिया और चीन पाकिस्तान ने मिलकर इस बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC परियोजना में शामिल कर लिया। साथ ही इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजनाओं के बीच एक कड़ी माना जाने लगा। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति में ग्वादर पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पर्ल यानी मोती है। एक तरफ इस मोती पर चीन की निगाहें जमी हैं तो दूसरी तरफ BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चीन द्वारा पाकिस्तान में शुरू की जा रही परियोजनाओं का घोर विरोधी रहा है। इसी वजह से ग्वादर पोर्ट हमेशा से ही BLA के निशाने पर बना रहता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बलूच लोग ग्वादर पोर्ट में चीनी मौजूदगी से इतने नाराज क्यों हैं, इतने नाराज कि किसी की जान लेने पर उतारू हो जाएं। आखिर इतना गुस्सा क्यों भरा है उनमें? इसके पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा। तो कारण एक नहीं बल्कि कई हैं। इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों की एक पूरी श्रृंखला है। सबसे पहले समझिए कि बलूचिस्तान के लोगों की भाषा, संस्कृति और इतिहास पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से बिल्कुल अलग है और वे पाकिस्तानी पंजाबियों या सिंधियों से मेल नहीं खाते। बात सिर्फ अलग होने की होती तो फिर भी बात चल बन जाती, लेकिन बलूच लोग पाकिस्तान में हमेशा से ही सामाजिक रूप से उपेक्षित महसूस करते रहे हैं। अब जब बलूचिस्तान में चीन के द्वारा ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा था तब भी बलूचों को उपेक्षित रखा गया। बलूचों को कोई भी काम नहीं दिया गया, जबकि बलूच आबादी बहुत शिक्षित है और पाकिस्तान सरकार की मेहरबानी से यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है। इसके बावजूद इस परियोजना के लिए पंजाबी और सिंधी इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञों को ही काम पर रखा गया, बलूचों को नहीं। मतलब बलूचों की जमीन पर कोई मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है और बलूचों को ही लाभ से वंचित कर दिया गया। जाहिर है असंतोष तो होगा ही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाबी और सिंधी जमींदारों या अमीर लोगों की पाकिस्तान की नौकरशाही पर एक तरफा पकड़ है और बलूच पाकिस्तान में सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले लोग हैं। इन सब के कारण बलूच लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित रह गए। अब पाकिस्तान बलूच लोगों की उपेक्षा भी करे और बलूच लोगों से लाड प्यार मिलने की ख्वाहिश भी रखे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। उपेक्षा के इस लंबे दौर में न्याय पाने के लिए बलूच लोग आखिर कहां जाते, किस अदालत का दरवाजा खटखटाते? पाकिस्तान खुद ही एक फेल्ड स्टेट है और सेना के इशारों पर नाचता रहता है, इसलिए बलूचों के पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। स्प्रिंग को जितना नीचे दबाइएगा वो उतनी ही तेजी से उछलकर दबाव का विरोध करती है, ये तो आपको पता ही है। और ऐसा हश्र पाकिस्तान ने ऑलरेडी बांग्लादेश में देख लिया है। यही बलूचिस्तान में भी हुआ। बलूच लोगों को पाकिस्तानी सरकार ने खूब दबाया, खूब उपेक्षित किया। लिहाजा बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खासकर चीन के साथ पाकिस्तान के गठजोड़ का बलूच लोगों ने जमकर विरोध किया। इसलिए आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में बलूच विद्रोहियों ने बंदरगाह परियोजना में शामिल चीनी अधिकारियों को खूब निशाना बनाया है। इसलिए बलूच विद्रोही समूह BLA बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, खासकर चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनके लोगों का है। इधर पाकिस्तान सरकार ने इसी साल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA को चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया है। BLA का हालिया संघर्ष वास्तव में लगभग पूरी तरह से आर्थिक अलगाव की भावना से प्रेरित था। लेकिन सवाल है कि क्या बलूचिस्तान का पूरा मामला आर्थिक पक्ष से ही जुड़ा है? अब आपको बलूच समस्या धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, लेकिन बलूचिस्तान का इतिहास जाने बिना इस कहानी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्टेट आखिर क्यों बना हुआ है, इसे समझते हैं। कहा जाता है कि अतीत ही तय करता है कि वर्तमान कैसा होगा। इसलिए आपको सीधे ले चलते हैं अतीत में, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त, ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाएं। दरअसल आज़ादी के समय इस प्रांत में मकरान, लासबेला, खारन और कलात जैसी प्रमुख रियासतें शामिल थीं। इनमें से कलात रियासत का प्रमुख सबसे शक्तिशाली था। बाकी रियासत के प्रमुख कलात रियासत के प्रति सामंती निष्ठा रखते थे। जैसे ही अविभाजित भारत से अंग्रेजों के वापस लौटने का वक्त करीब आया, कलात के अंतिम खान यानी शासक अहमद यार खान ने खुले तौर पर एक स्वतंत्र बलूच राज्य की वकालत करना शुरू कर दिया।
अहमद यार खान मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त थे, इसलिए उनको उम्मीद थी कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का मौका मिल जाएगा। बलूचिस्तान के लोग भी खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के होते हुए किसी भी देश की क्या मजाल कि कोई देश शांति से रह सके, यानी अंग्रेज़ रहें और रायता भी ना फैले। ये कैसे पॉसिबल है? इस केस में भी ब्रिटिश अधिकारी स्वतंत्र बलूच राज्य की स्थापना के सख्त खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार इस क्षेत्र में सोवियत संघ के विस्तार का खतरा था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि कलात का पाकिस्तान में विलय हो जाए। ये बात तो थी ही, इससे भी अधिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यह था कि कलात के 3 सामंत भी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अब पाकिस्तान में तो कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे नहीं जो मामले को एक्सीलेंस के साथ निपटा देते। बस फिर होना क्या था? अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान ने अपना सुर बदल लिया और कलात पर विलय के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आखिरकार 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार ने कलात के 3 सामंती राज्यों के विलय को स्वीकार कर लिया। इन 3 सामंती राज्यों के विलय से कलात चारों ओर से भूमि से घिर गया और उसके पास आधे से भी कम जमीन रह गई। इधर ऑल इंडिया रेडियो यानी भारत में यह अफवाह फैल गई कि अहमद यार खान वास्तव में भारत में शामिल होना चाहते हैं। इस अफवाह के कारण 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की ओर कूच कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद कलात के मुखिया ने मजबूरन विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। विलय संधि की स्याही अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी कि इस जबरन विलय का विरोध शुरू हो गया। अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने विलय समझौते के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस प्रकार बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के युद्ध की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का युद्ध 1948, 1958-59, 1962-63 और 1973 से 77 में लड़े गए और वर्तमान में 2003 से अब तक जारी हैं। आयरनी देखिए कि कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला पाकिस्तान अपने ही देश के लोगों का खून बहाने में उफ तक नहीं करता। कश्मीर के लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान ने 1948 से ही इन बलूच विद्रोहियों से बेहद अमानवीयता और क्रूरता से डील किया। जिसका खुद का इतिहास खून की स्याही से लिखा गया है, वहां मानवता की अपेक्षा करना खुद में एक बड़ी मूर्खता है। यही नहीं, पाक सैन्य बलों पर अपहरण, यातना, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और फांसी तक देने का आरोप लगा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया इस बारे में नहीं जानती। 2011 की एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पाकिस्तानी सैन्य बलों की मार डालो और फेंक दो की रणनीतियों के बारे में बात की गई थी, जिसमें सैन्यकर्मी बलूच कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पत्रकारों और वकीलों को उठाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन्हें जानवरों की तरह प्रताड़ित करते हैं और फिर उन्हें गोली मारकर उनके शवों को फेंक देते हैं। क्या दुनिया इस अमानवीय प्रताड़ना के बाद भी बलूच लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है? 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पाकिस्तान के अत्याचारों और बलूच लोगों के दमन की चर्चा की थी, जिससे पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया था। हालांकि भारत सरकार बलूचिस्तान में किसी भी गुप्त भागीदारी से इनकार करती है, लेकिन पाकिस्तान के इस बेहद गैर जिम्मेदाराना, अत्याचारी और दमनकारी रवैये के कारण हाल के वर्षों में बलूच लिबरेशन फ्रंट और बीएलए जैसे बलूच राष्ट्रवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) और इस्लामिक स्टेट सहित इस्लामी संगठनों के करीब आ गए हैं और पाकिस्तान की नाक में धनिया बो रहे हैं। मतलब चोर के घर चोरी का आतंक मचा हुआ है। एक एनजीओ है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज। इसकी पाकिस्तान सुरक्षा रिपोर्ट 2022 के अनुसार विद्रोहियों और उनके इस्लामी सहयोगियों ने अकेले 2022 में बलूचिस्तान के अंदर और बाहर 71 हमले किए, जिनमें मुख्य रूप से सुरक्षा और सैन्य कर्मियों को निशाना बनाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद गुनाहों के देवता पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देखिए कि पाकिस्तानी सरकार ने देश को अस्थिर करने के लिए भारत और ईरान समेत विदेशी तत्वों पर समस्या पैदा करने का आरोप लगा दिया है। खैर, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसी को आला दर्जे की बेशर्मी कहते हैं। आप शास्त्र पलटने मत लगिएगा, क्योंकि व्यंग्य में ये बातें लिखी बोली जाती हैं। कुल मिलाकर बलूचिस्तान का पाकिस्तान में जबरन विलय, पाकिस्तान द्वारा बलूच लोगों को अतीत में दिए गए गहरे जख्म और पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बीच बलूच लोगों के साथ उपेक्षा, ये सब एक साथ मिलकर बलूच लोगों की एक ऐसी शक्ति बन गए हैं कि वो दिन दूर नहीं लगता जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा न कर दे और बलूच जनता को न्याय दिलाने का दावा न पेश कर दे।
अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए समस्या क्यों बना हुआ है, या फिर ये कहें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द क्यों साबित हो रहा है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।